अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम होमियोस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मो रेगुलेशन को स्टार्ट किया था। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स के बिटवीन डिफरेंस भी देखा था कि ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ओके, अब ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो अब उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं हम। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि ऑस्मो रेगुलेटर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल, एक पास होते हैं मेरीन वाटर एनिमल, तीसरे हमारे पास होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो तीनों में एक एक करके हम देख लेते हैं कि इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेश वाटर एनिमल में क्या प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेश वाटर एनिमल का मसला ये है कि भाई इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। अब यहाँ आपको दो टर्म समझनी पड़ेंगी। एक है हमारे पास हाइपोटोनिक, ये दूसरी है हमारे पास हाइपरटोनिक। ठीक है। इन दो टर्म को समझना ज़रूरी है। अगर आपको ऑस्मो रेगुलेशन ठीक से पढ़ना है, समझना है, तो आपको ये दो टर्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो समझते हैं इन्हें। एक इजी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमने लिए दो सॉल्यूशन। ठीक है। अब इनमें जो मैंने वाटर की कंसंट्रेशन ली है वो दोनों में इक्वल है, वाटर दोनों में इक्वल है। ठीक है। लेकिन जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है वो मैंने दोनों में चेंज कर दी। एक में मिसाल के तौर पर मैंने रख ली है सोल्ट की कंसंट्रेशन 30 और दूसरे में मैंने ले ली सोल्ट की कंसंट्रेशन 50। ठीक है। अब जिस सॉल्यूशन में सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। जिस सॉल्यूशन में सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक, और जहां सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। ठीक है। तो जहां सोल्ट की कंसंट्रेशन कम है वो होगा हाइपोटोनिक, जहां सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो होगा हाइपरटोनिक। ठीक है। अब इसे देख लेते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है। क्या मतलब इस बात का, ये हमारे पास फ्रेश वाटर, इस मिसाल के तौर पर दरिया है ये। ठीक है। अब दरिया में मिसाल के तौर पे ये एक फिश है जो दरिया के अंदर है। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फिश है इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है यानी ये जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, ये कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है। क्यों हाइपोटोनिक होता है, क्योंकि इसमें सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। मीठे पानी में आपको पता है सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तभी वो मीठा पानी होता है। ठीक है। तो सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक। और जो इस पानी में रहने वाली बॉडीज हैं उनके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। ठीक है। वाटर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, हाइपोटोनिक, और जो इसके अंदर बॉडीज रहती हैं उनका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होगा, हाइपरटोनिक। ठीक है। तो यही है, फ्रेश वाटर एनिमल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है और उनकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। अब ये तो हमने टर्म समझी, लेकिन अब ये हमने पढ़ी क्यों, मसला क्या है, मसला ये कि वाटर जो होता है वो हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है। ठीक है। यानी जहां पर सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है वाटर वहां से मूव करके उस तरफ चला जाता है जहां पर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखिए वाटर दोनों में इक्वल था। मैंने एक सॉल्यूशन में 30 सोल्ट की कंसंट्रेशन रखी, दूसरे में मैंने 50 रखी। तो इसमें जैसे ही सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अब जब मैंने इन दोनों को अगर मिलाया तो क्या होगा, वाटर इस सॉल्यूशन में से इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये मसला इन दो टर्म को समझने का। अब फ्रेश वाटर को क्या मसला है, इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपो है और इंटरनल हाइपर है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, हाइपो से हाइपर की तरफ। यानी कि जो दरिया का जो पानी होता है वो इनकी बॉडीज में मूव करना शुरू करता है थ्रू स्किन एंड गिल्स। ठीक है। इनकी बॉडी में आता रहता है वाटर मुस्तकिल तौर पर, इन्हें पीने की जरूरत नहीं पड़ती, वाटर खुद ब खुद इनकी बॉडी में आता रहता है। अब वाटर आना इनकी बॉडी में ये मसला नहीं है, लेकिन वाटर मुस्तकिल आता रहता है, तो ये जो एक्सेस वाटर आ रहा है बॉडी के अंदर
उसको निकालना इनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए इनके पास किडनीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो एक्सेस वाटर है उसे यूरिन के थ्रू पास करती है। इनका यूरिन बहुत ज़्यादा डायलेट होता है, जिसकी वजह से यूरिन में बहुत ज़्यादा वाटर को डाल के बॉडी से निकाला जाता है। इनका फिल्ट्रेशन रेट किडनी का बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि वाटर जो आ रहा है बॉडी में, वो इनकी बॉडी में मौजूद सोल्ट के साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकता था। तो ये किडनी क्या करती है, वाटर को यहाँ से बाहर निकाल देती है, और जो सोल्ट आ रहे हैं ये किडनी उनको अपने पास ही एब्जॉर्ब कर लेती है और दोबारा बॉडी के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वाटर सिर्फ निकल जाता है और सोल्ट बॉडी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो मेरीन वाटर एनिमल है, इनको क्या मसला होता है, इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। फ्रेश वाटर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपो था, मेरीन वाटर का जाहिर सी बात है हाइपर होगा। क्यों हाइपर होगा, तो इससे देख लेते हैं। ये हमारे पास है मेरीन वाटर, ये खारा पानी है। ठीक है, समंदर का पानी है। अब समंदर का पानी आपको पता है बहुत ज़्यादा खारा होता है। तो खारा होने की वजह क्या होती है कि इसमें सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सोल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो ये कैसा होगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो मेरीन वाटर जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है, और उसके अंदर जो बॉडीज़ रहती हैं, मिसाल के तौर पर ये एक फिश है जो इस मेरीन वाटर में रहती है, तो इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वो हाइपो होगा, और ये जो वाटर का इन्वायरमेंट है वो हाइपर होता है। अब मैंने आपको बताया वाटर कहाँ मूव करता है, हाइपो से हाइपर। तो इसकी बॉडी हाइपो है तो वाटर इसकी बॉडी में से हाइपर की तरफ मूव करेगा। तो इनको क्या मसला होता है, वाटर इनकी बॉडी से डिहाइड्रेट होना शुरू होता है। ठीक है, वाटर इनकी बॉडी से डिहाइड्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, मुसलसल बॉडी में पानी को लाना पड़ता है थ्रू देयर माउथ। इनको मुस्तकिल पानी पीना पड़ता है। ठीक है, और मुस्तकिल जो वाटर के अंदर सोल्ट है उन्हें बॉडी के अंदर लाना होता है, ताकि बॉडी के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़े और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए। ठीक है, तो मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म को क्या मसला होता है, इनको डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। इनको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इनको क्या करते हैं, मुस्तकिल पानी पीते रहते हैं और सोल्ट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और इनकी किडनीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन पास करती है, मतलब इनकी जो यूरिन होती है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम रखी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी के अंदर रहे और थोड़ा सा ही वाटर बॉडी से रिलीज़ किया जाए। ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या मसला होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मीन जैसे कि हम होगा, बाकी हमारे जैसे जो भी जानदार हैं जो खुश्की पर रहते हैं, उनको क्या मसला होता है, इनके अंदर भी यही मसला होता है डिहाइड्रेशन का। क्यों, हमें भी क्या मसला होता है, हमारी स्किन के थ्रू मुसलसल पानी निकलता रहता है पसीने की सूरत में। ठीक है, गर्मी जैसे ही होती है पसीना निकलता है, उससे वाटर लॉस होता है। इसके अलावा हम जो सांस बाहर निकालते हैं इसमें वाटर वेपर्स हमारे लॉस हो रहे होते हैं बॉडी से। ठीक है, इसके अलावा यूरिन के थ्रू वाटर लॉस होता है। ठीक है, तो हमें भी क्या मसला होता है, डिहाइड्रेशन का। इसलिए हमें भी बार बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है और वाटर को बॉडी के अंदर हमें सेव रखने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कम से कम हो। ठीक है, ओके। अब ये तो हमने देखा कि ऑस्मो रेगुलेटर में प्रॉब्लम्स इनको क्या क्या फेस करना पड़ती है। अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन होती किस तरह इन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है,